नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक महक से पाठ 15 जो एक कविता है किरणों का खेल, ये पढ़ाने जा रही हूँ। इसकी कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में झांसी के निकट चिर गांव में हुआ था। इन्हें मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि के रूप में भी जाना जाता है और ये प्रकृति चित्रण के कुशल चितेरे हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें ये बताने का प्रयत्न किया है कि प्रकृति कभी भी विश्राम नहीं लेती है, वह कभी भी अपने कार्य से थकती नहीं है, वो निरंतर लगातार अपने कार्य को करती ही रहती है। तो ये है कविता आपकी किरणों का खेल। कविता को समझने से पहले हम इस कविता के शब्दार्थ देख लेते हैं, जिससे हमें कविता पढ़ने में आसानी रहेगी। हमने देखा चारू, चारू मतलब सुंदर, अवनी धरती, पुलक प्रसन्नता खुशी प्रकट करना, तरु वृक्ष पेड़, निशा रात्रि, निरानंद बिना आनंद के, रवि सूर्य, स्वच्छ साफ स्वच्छ, अंबर आकाश, तृण तिनका, निस्तब्ध एकदम शांत, सुमंद सुमंद धीमी धीमी, नियति प्रकृति, शून्य खाली। तो ये इस कविता के शब्दार्थ या कठिन शब्द हम बोलें तो ये थे। अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। ये कविता है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। क्या कह रहे हैं कवि इसमें? चारू चंद्र की चंचल किरणें, सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में, जल मतलब पानी वाला भाग और थल मतलब धरती वाला भाग, इसमें ये जो किरणें हैं खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चंद्रमा की जो चांदनी है, उसका जो प्रकाश है, वो आकाश और धरती सभी में फैला हुआ है। जब चंद्रमा निकलता है, तो जब पूर्ण चंद्रमा रहता है तो चंद्रमा की चांदनी बहुत सुंदर दिखती है। तो ये इस कविता का पहला पद था। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। सुंदर से चंद्रमा की चंचल चंचल किरणें जल और थल में खेल रही हैं। चंद्रमा की चांदनी आकाश और धरती में फैली हुई है। यहाँ पर चारू चंद्र चा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण इन पंक्तियों में या इस शब्द में अनुप्रास अलंकार है। अवनी और अंबर, यहाँ पर भी अवर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। दूसरा पद है इसका, पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नौकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मस्त पवन के झोंकों से। जो चांदनी है चंद्रमा की, इससे नहाकर जो धरती में चांदनी बिखरी हुई है, इससे धरती भी अपनी खुशी प्रकट करना चाहती है। तो धरती अपनी खुशी कैसे प्रकट कर रही है? धरती अपनी खुशी को उसके ऊपर जो तिनके लगे, घास के तिनके, उसके जो नोक है, उससे धरती अपनी खुशी को प्रकट कर रही है। हरित हरे जो घास के कण हैं और तिनके का जो नोक भाग है, उससे वो अपनी खुशी को प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मस्त पवन के झोंकों से, मंद पवन के झोंकों से। जो वृक्ष हैं, तरु हैं, वृक्ष हैं, वो भी धीमी धीमी हवा से झूम रहे हैं, यानी वो अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हैं। अगला पद है, इसमें हम देखते हैं तो अगला पद, इसमें कोई अलंकार हम ऐसे दिखा, हाँ, पुलक प्रकट, वा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तीसरा पद है इसका, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। क्या कहा है कवि ने? क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, जो चांदनी बिखरी हुई है वो एकदम स्वच्छ है। तो कवि ने कहा है क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, निस्तब्ध बिल्कुल शांत, निशा मतलब रात्रि, ये क्या है? स्वच्छ चांदनी जो बिखरी हुई है और ये जो रात एकदम शांत है,
है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। चांदनी की जो चंद्रमा की चांदनी फैली हुई है, इसकी आनंद से वंचित ऐसी कोई भी दिशा नहीं है। सभी तरफ चांद की चांदनी फैली हुई है, अपनी सुगंध को बिखेर रही है। आगे कवि ने लिखा है, इसमें इसी पद में हम अलंकार देखें तो स्वच्छंद सुमंद कौन से वर्ण की आवृत्ति है? सावर्ण की आवृत्ति। सावर्ण की आवृत्ति है यहाँ पर, और जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला जो पद है वो देखते हैं हम, बंद नहीं अब भी चलते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। ये रात है, तो क्या है? रात में भी जो प्रकृति नटी, प्रकृति है उसको नटी की संज्ञा दी हुई है। नटी मतलब जो जादू के खेल दिखाने वाले नट और नटी होते हैं वो। तो जो इस तरह की प्रकृति को कवि ने नटी कहा है कि प्रकृति नटी है, इसके कार्यकलाप अभी रात को भी बंद नहीं हुए हैं। रात को जब हम सब सो जाते हैं तब भी प्रकृति अपने कार्यकलाप को कर रही है, पर कितने चुपचाप और शांत भाव से कर रही है। प्रकृति निरंतर कार्य करती रहती है, वो किसी को बताती नहीं है कि इस वक्त में कार्य कर रही है। बिल्कुल शांत चुपचाप भाव से प्रकृति अपने कार्यकलाप में लगी हुई है बिखेर देती वसुंधरा, है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर। वसुंधरा को क्या है? धरती। तो धरती क्या करती है? जब सब सो जाते हैं तो वो मोती बिखेर देती है, मतलब धरती ओस रूपी मोती के कण सभी जगह बिखेर देती है बटोर लेता, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर जब सुबह सूर्य उगता है तो सूर्य वैसे ही सारी ओस की बूंदें जो धरती ने रात को बिखेरी हुई हैं उन्हें अपने में समेट लेता है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। सदा सवेरा सवर्ण की आवृत्ति और अनुप्रास अलंकार है। अगला पद इसका है, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। सूर्य धरती ने जो रात होने पर धरती ने जो अपने ओस के मोती रूपी कण बिखेरे थे, सुबह सूर्य होते ही सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से उन सारे मोती को समेट लेता है, और फिर जब शाम होती है तो जो अवकाश है, अब सूरज जा रहा अवकाश पर, तो वो सारा काम किसे दे जाता है? अपना सारा विश्राम वो संध्या को दे जाता है। और संध्या भी कैसी है? उसका एकदम खाली, शून्य मतलब खाली, श्याम मतलब जो हल्का सा स्लेटी रंग का, काले रंग का है वो, तो शून्य श्याम तनु, तनु मतलब शरीर, जिससे उसका संध्या का नया रूप और भी ज्यादा सुंदर होकर दिखने लगता है। तो ये जो कविता थी प्रकृति चित्रण को ध्यान में रखकर बनाई हुई कविता है। इस कविता को आप याद कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। एक बार हम फिर से पूरी कविता पढ़ते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नौकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। ये कविता है, इसे आप पढ़िए और याद करिए। इसके जो कठिन शब्द हैं इन्हें समझिए और इसके शब्दार्थ याद कीजिए। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर और इसके अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।